Okay. Thank you so much for having this much of patience. Okay. So yes, as you know, my dear students, हम लोगों ने बेटा ये चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. We will try to finish it off, you know, on Tuesday. सॉरी थर्सडे तक हम लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे. आज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, केमिकल सिनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनैप्स का कंडक्शन वो भी पढ़ेंगे. फोर ब्रेन मिड ब्रेन जो बचा था उसको भी कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो फोर ब्रेन कल ही किया था, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन बचा था, वो करेंगे. क्लियर. ओके. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग थर्सडे आई एंड ईयर को रखेंगे. वैसे ईयर एक क्लास में होने वाला टॉपिक तो है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं थर्सडे कंप्लीट करने को. अगर नहीं हो पाया तो फ्राइडे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. सैटरडे को हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन का, एंड संडे को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का Q&A होगा. ठीक है. सो इन दिस वीक एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड ऑफ. Okay, so with the beginning week we'll start with the previous chapters. ठीक है. वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. चलो. So before getting into the concept, you have to answer me a question. Okay, so question says, which of the following option correctly represents the name of 1, 2, 3, 4 in the given diagram of neuron? ठीक है. तो these is the picture and these are the options. Please make sure that you give answer in the chat box. Okay. Yes, good afternoon everyone. Jaydeep, Pragna and Suma. Okay, I have got one answer. What about others? Okay, no problem. I'll solve the question here. So what does it say? Okay, it says you have to correctly opt the numbers. ठीक है. जो number दिया है उसका correct option आपको बताना है. ठीक है. So one is definitely dendrites. I had told you that. ठीक है. So what is two? Two is the cell body. ठीक है. Two cell body है, and three is you can either call it as Schwann cell. ठीक है. अब श्वान सेल भी आप कह सकते हो, बट श्वान सेल के अंदर माइलिन शीट भी होती है, मैंने आपको बताया था. ठीक है. सो यू कैन ऑप्ट एनी, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ही है. इन द लास्ट क्लास मैंने तो आपको डिफ्रेंसिएशन करके दिखाया था. ठीक है. तो एक्सॉन होता है, उसमें एक्सोलेमा होता है, एक्सोप्लाज्म होता है, फिर एक्सोलेमा के बाहर माइलिन शीट होती है. माइलिन शीट के ऊपर पूरा श्वान सेल होता है. जहां पे माइलिन शीट नहीं होती उसको हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, तो दिस इज नोड ऑफ रैनवियर. सो इसको देखते ही आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हो, हाँ भाई दीज आर द करेक्ट नंबर्स. ठीक है. वन एक्सॉन डेफिनेटली रॉन्ग. ओके, एक्सॉन तो इस पूरे पार्ट को एक्सॉन कहते हैं हम लोग. ओके, दिस एंटायर पार्ट इज एक्सॉन. ओके, सो दिस इज सेल बॉडी. यहां से यहां तक सेल बॉडी है. ओके, दिस इज सेल बॉडी. क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. ओके, वन इज डेंड्राइट, टू इज सेल बॉडी, थ्री माइलिन शीट, फोर नोड ऑफ रैनवियर. ओके, अ बाइपोलर न्यूरॉन हैज. ओके, मैंने आपको कल थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताए थे. ओके, ए पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड देन मल्टीपोलर न्यूरॉन ऑल्सो. ओके, जो हमारे बॉडी में है, जो आप देखते हो, आपका स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है. बट बाइपोलर न्यूरॉन क्या है? मैंने आपको बताया था, ये जो डिफरेंशिएशन है दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. कितने प्रोसेस हैं उसमें. ओके, बाइपोलर है तो दो प्रोसेस हैं, मैंने ये बताया था. अगर ए पोलर है तो एक भी प्रोसेस नहीं है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, प्रोसेस मतलब एक्सटेंशन. ओके, तो या वेरी गुड सुमा, यू आर करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? बाइपोलर न्यूरॉन हैज वन डेंड्राइट या फिर डेंड्रॉन और एंड वन एक्सॉन. ठीक है, एक एक्सॉन होता है और उसके साथ एक डेंड्रॉन होता है. ओके, तो पिक्चर कुछ ऐसा था. ये सेल बॉडी है. ठीक है, ऐसे सेल बॉडी ऐसे आके. ओके,
तो यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको, ये डेंड्रॉन था, ओके, विच वाज अ रिसेप्टिव पार्ट, एक डेंड्रॉन था, और यहाँ पे पूरे आपके श्वान सेल्स थे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। नो आई नो आई हैव ड्रॉन वेरी बैडली, क्योंकि मैं पेन टैब से नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बट हाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो एक एक्सॉन है, मैंने आपको बताया था, ये देखो दो तरफ से एक्सटेंशन दिख रहे हैं, बट ये एक ही एक्सॉन है, वन एक्सॉन एंड देन वन डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ बाइपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर भी दिखाया था मैंने आपको। क्लियर? ओके, सो फोर ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था, एक बार मैं उसको भी रिवाइज करते हुए चलती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा लगे कि हाँ भाई हो गए हैं। चलो, ब्रेन हमने स्टार्ट किया था, है ना? तो ब्रेन में हमने क्या किया था बेटा? वी हैड स्टडीड द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी होती है, इट इज द प्रोटेक्शन, ओके, तो इट इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी, मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन। ओके, क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन है या फिर भेजा कह लो तुम, वो है। ओके, सो इट हैज 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, ओके, जिसको हम क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। आउटर ड्यूरामेटर, मिडिल एरेक्नॉइड मेटर एंड इनर पिया मेटर। ठीक है, तो मेटर इज रिप्रेजेंट्स टू मदर बेटा। ओके, सो जैसे मदर प्रोटेक्ट करती है, तो इस टाइप का ये वर्ड का मीनिंग आया है। ठीक है, तो आप ड्यूरामेटर याद रखिए, एरेक्नॉइड एंड देन पिया मेटर। ठीक है, अब जो ड्यूरामेटर के नीचे वाला लेयर है, यहाँ पे एक होती है कैविटी जिसको हम कहते हैं सब ड्यूरे, सब ड्यूरल स्पेस, और जैसे ही यहाँ पे एरेक्नॉइड एंड पिया मेटर के बीच वाले को हम कहते हैं ओके सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, तो सब ड्यूरल स्पेस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एंड एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड मेटर में होता है CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, एंड ब्रेन में एम्प्टी प्लेसेस होती हैं, ओके, कैविटीज होती हैं, एम्प्टी कैविटीज, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो भी CSF से भरा हुआ होता है। अब CSF हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है? ताकि वो हल्का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, CSF इज वेरी मच नीडेड। ओके, ऐसे खाली हवा तो नहीं रह सकती, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहां पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, ब्रेन हैज 3 डिविजन्स, मैंने आपको बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें ओके आपने देखा था फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दोनों ही देखने को मिलते हैं। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट विच हैज 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, 2 बड़े सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ओके, इनके बीच में यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो मतलब एक पार्टीशन समझ लो दोनों के बीच में, एंड ये दोनों बेस में आके यहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं दोनों हेमिस्फीयर्स, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, एंड शायद मैंने आपको ये भी बताया था, यूजुअली कहते हैं ना, जो राइट हेमिस्फीयर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए कंप्लीटली लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारे नर्व्स हैं वो ब्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट कनेक्शन में होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आपने बेसिकली सुना होगा बेटा, आपने सुना होगा, जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है, जो राइट ब्रेन का पार्ट है, वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये कई हद तक सही बात है। ठीक है, एंड देन आपको बताया था मैंने, सेरेब्रम होता है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे वॉलनट जैसा लगता है, देखने में वॉलनट जैसा लगता है, इसमें बहुत सारे कन्वर्शंस एंड डिप्रेशंस होते हैं। जितने ज्यादा कन्वर्जन्स हैं उतना आप समझ लो पर्सन मतलब इंटेलिजेंट है, समझ लो। ठीक है, वो चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एंड देन आई हैड टोल्ड यू अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन अ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, जिसमें माइलिनेटेड कंपोनेंट होता है, माइलिन शीट होता है, शीट होता है, उनको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। ओके, जिनमें नहीं होता उनको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, तो अभी जो हमारी ब्रेन आप देख सकते हो, इट इज आउटर, मतलब जो बाहर वाला मैटर है वो ग्रे मैटर होता है, बीच वाला मैटर व्हाइट मैटर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एंड और एक बात है बेटा, ये जो ब्रेन में कन्वर्जन्स है ना, जब तक बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता तब तक ये बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो 18 से 20 साल तक जो बच्चा ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसका ब्रेन भी डेवलप करता रहता है। ठीक है, तो 1 साल से लेके 18 साल के बच्चों तक उनमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस ग्रो होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए उनको कोई भी ऐसी चीज को एडिक्शन नहीं दिलवाना चाहिए, जैसे अभी अभी कल हो रहा है आजकल, कि फोन ले लिया, कंप्यूटर में बैठ गए, ठीक है, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। सो उससे अच्छा है कोई कंस्ट्रक्टिव गेम्स खेलो, ठीक है, जिससे एनर्जी आपके बॉडी में मेंटेन रहे, आपकी इंटेलिजेंस बूस्ट हो। ओके, आप अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखें। तो ऐसे कुछ गेम्स होते हैं ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, वैसे गेम्स आप खेल सकते हो। ठीक है, इवन यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो। ऑलराइट,
तो उसके अलावा हमने देखा था सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या होते हैं, मोटर एरिया, सेंसर एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा इनका काम क्या होता है? ओके, इनका काम होता है जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मींस आउटर, मेडुला इज इनर, बताया था आपको मैंने, ठीक है। इंटेलिजेंस के लिए, मेमोरी के लिए, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग एंड देन आर्टिकुलेट स्पीच, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए जरूरी है। एंड नाउ कमिंग टू डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन में दो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। ओके, सो थैलेमस क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर अराउंड द सेरेब्रम। तो आप देखो बेटा, जैसे अभी स्ट्रक्चर देख सकते हो ना ब्रेन का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बिल्कुल अंदर है, ठीक है, सेरेब्रम के बिल्कुल वहां पे सेरेब्रम को रैप्ड है, सेरेब्रम इज रैप्ड अराउंड दिस थैलेमस, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं देख सकते उसको, आप ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा हम इस थैलेमस को क्या कहते हैं? इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर और रिले स्टेशन। मैंने आपको बताया था रिले स्टेशन क्या है, एक गेम होता है रिले, तो उसमें क्या होता है समझ लो, यहाँ एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, ये एंड लाइन है और ये स्टार्ट लाइन है। स्टार्ट लाइन में यहाँ पे एक पर्सन है, ओके, इस पर्सन के हाथ में कुछ है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं कोई भी एक शीट हो, पेपर हो, कुछ भी, या फिर एक लकड़ी हो, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया? इस लकड़ी को लेके भागा, इसने इसको दिया, ओके, उस लकड़ी को इसने यहाँ पे पास किया, अब इसने उस लकड़ी को यहाँ पे पास किया, फिर इस बंदे ने उस लकड़ी को लेके इस बंदे को पास किया, और ये कुछ भागा तो यहाँ पे एंड लाइन तक पहुंचा, ठीक है। अब ये जो बीच में लोग हैं, इनको हम कहते हैं, ये कहते हैं रिले, ठीक है। ये कर रहे हैं रिले, मतलब क्या? एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना या फिर लकड़ी पहुंचाना। अब रिले में तो लकड़ी पहुंचा रहे थे, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रही थी, उसी तरीके से अभी जो पूरा ब्रेन को इंपल्सेस जाते हैं वो थैलेमस के थ्रू जाते हैं, इसीलिए इसको रिले स्टेशन कहते हैं, ठीक है। अभी जो आप समझ लो हमारा स्पाइन है, स्पाइन से कुछ इंपल्सेस आए, वो थैलेमस को जाएंगे, उसके बाद सेरेब्रम को जाएंगे, ठीक है, और दूसरे बॉडी से जो कोई भी है वो सारी चीजें। और जैसे ही ब्रेन से कुछ वापस आया, जैसे ब्रेन को जा रहे हैं सेंसरी इंपल्सेस, वो थ्रू सेरेब्रम, सॉरी, थ्रू थैलेमस सेरेब्रम को जाएंगे। अब जैसे मोटार है, ओके, ब्रेन से वापस जा रहे हैं, वो भी थ्रू थैलेमस जाएंगे, तो इसीलिए इनको कोऑर्डिनेटर सेंटर कहते हैं या फिर रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटार इंपल्सेस, ठीक है। सेंसरी मैंने बताया था, सेंसरी मींस दीज आर द इंपल्सेस which is bringing the impulse to the CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके आता है, एंड जो लेके जाता है वो मोटार है, ओके। स्टिमुलाई से सेंसरी इंपल्स सीएनएस को लेके आता है, सीएनएस से वापस, ओके, लेके जाने वाला, हाँ भाई किसी ने मारा, तुम अभी जो फिरा के मारते हो, जो चांटा लगाते हो फिरा के, वो मोटर इंपल्स है, ठीक है। ये सारी चीजें बताई थी। एंड देन हाइपोथैलेमस बिल्कुल उसके नीचे होता है, देखो ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है आपकी भूख, प्यास एंड देन इमोशंस को, ठीक है। एंड उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है बट सेक्रेट पिट्यूटरी करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर एंड देन हार्ट रेट, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको बताया था, हमारे बॉडी में, मतलब हमारे जो ब्रेन है उसमें एक लिम्बिक लोब है, या फिर आप कह लो लिम्बिक सिस्टम, इसको हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन, ओके। इमोशनल ब्रेन कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पूरा हमारे मतलब इमोशनल बैलेंस जो भी है हमारा, किसी के ऊपर गुस्सा कर लिया, किसी के ऊपर प्यार जता दिया, ओके, किसी के ऊपर अफेक्शन फील हुआ, तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, आप यहाँ पे देख लो डायग्राम में सारे ही दिखाए गए हैं, जैसे अमिगडाला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, ओके, हाइपोथैलेमस, ये सारे लिम्बिक सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, विच रेगुलेट्स द मोटिवेशंस, इमोशंस, ठीक है, मतलब जो भी इमोशन हो, एक्साइटमेंट हो, रेज हो, गुस्सा, डर, ठीक है, या फिर सेक्सुअल डिजायर, सारी चीजें ये मॉडरेट करती हैं या फिर रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है ना, ये जैसे समझ लो कोई भी पुरानी चीज, जैसे बहुत पुरानी मेमोरी को बना के रखता है, ठीक है। पुरानी मेमोरी मतलब क्या? अभी समझो, मैं अपना एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं जब अपने नानी के घर जाती थी ना, तो जैसे ही मैं वो गांव जाती थी, गांव में जाती थी, तो मुझे वहां की खुशबू समझ लो याद आती थी, मुझे वहां के फ्रेंड्स जो थे, मेरे नानी के घर के अगल बगल में आजू बाजू कुछ थे लोग वहां पे, उनकी याद आती थी, ठीक है। या फिर समझ लो वहां पे हम कैसे खेलते थे, किसके साथ मिलते थे, वहां पे बहुत सारी खेत खलियान होते थे, वहां पे हम लोग भाग के जाके खेलते थे। तो ये सारी चीजें क्या है? ये पुरानी चीजें, बहुत पुरानी। अभी तो मैं 29 की हूँ या फिर 30 की हूँ, तो वो मैं बात कर रही हूँ कब की, जब मैं समझ लो
लोग कुछ 9 की थी या 10 की थी प्राइमरी स्कूल में, तो वो सारी मेमोरीज हैं, वो कौन कैप्चर करके रखता है? हिप्पोकैम्पस। या फिर आपने सुना होगा कुछ लोग हैं जिन्होंने एक बार रास्ता देख लिया फिर वो भूलते नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उनमें जो मेमोरी है बहुत लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करती है, उनका हिप्पोकैम्पस बहुत स्ट्रांग है। वैसे मेरा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं रास्ते बार बार भूलती रहती हूँ, चाहे जितनी भी बार चली जाऊं वहां से। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लास्ट क्लास में खत्म हो गई थी। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। ठीक है, ये हमारा पॉन्स है। ओके, कैन यू सी दिस? दिस इज पॉन्स। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, ये ऊपर वाला तो यहाँ का फोर ब्रेन था, अब इसके बीच में यहाँ पे आ रहा है मिड ब्रेन। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। क्लियर? ओके, तो मिड ब्रेन में आपको क्या क्या मिलेगा? एक केनॉल मिलेगा जिसका पर्टिकुलर नेम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? सॉरी, दिस हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा बता रही थी। एक मिनट, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ आपको। दिस, कैन यू सी दिस? यहाँ पे। ठीक है, ये जो डक्ट है, मतलब डक्ट मतलब बेटा सिंपली बायोलॉजी में तुम पाइपलाइन को डक्ट कहते हो। ठीक है, कुछ भी वहां से पास ऑन होके चला जाता है तो उसको डक्ट कहते हैं, या फिर कैनाल कह लो। ओके, दैट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। ये है वो जिसका नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मिड ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स। ओके, 4 राउंड लोब्स होते हैं बेटा यहाँ पे। तो अब ये देख रहे हो ऐसे। ओके, ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। अगर आप इसको ऐसे वेंट्रली आप देखते ना तो आपको कैसे दिखता? समझ लो ऐसा कुछ दिखता, अगर आप वेंट्रली देखते हो उसको। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता, ऐसा। तो ऐसे होते। ओके, छोटे छोटे 4 पहाड़ जैसे होते। ठीक है, तो इन चारों पार्ट्स को मिला के, ओके, इन चारों पार्ट्स को मिला के, 4 राउंड लोब्स को मिला के बेटा नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, क्वाड्री आपको बताया, क्वाड्री रिप्रेजेंट्स 4, तो 4 लोब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा। ठीक है, दिस इज दैट स्ट्रक्चर। ओके, देयर एंटीरियर पार्ट इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस। ओके, तो इसमें जो है ना बेटा, वो एंटीरियर पार्ट में 2 होते हैं एंड देन पोस्टीरियर पार्ट में अगेन 2 होते हैं। ओके, 4 लोब्स है ना, तो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए 2 राउंड लोब्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए 2 नीचे वाले या फिर एंटी पोस्टीरियर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, विजुअल मतलब क्या? देखने वाले। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ओके, आप कोई किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आपको सडनली ऐसे फील होगा कि अरे कुछ दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा करीब हो जाऊं। तो आप ना सोच के करीब नहीं जाते लेटर्स के, ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ना ऐसे, मतलब आपका हेड ऐसे सामने की तरफ टिल्ट करता है एंड तुम्हारी आंखें की जो पुतलियां हैं, जो पीपल हैं, वो छोटी हो जाती हैं ताकि तुम थोड़ा गौर करके पढ़ सको, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सको। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारे विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं। ओके, या फिर तुम कहीं पे दूर देख रहे हो, कोई आपका फ्रेंड वहां पे खड़ा हुआ है, आपको वेव कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे भाई कहाँ पे दिख रहा है ये? तो ऐसे थोड़ा तुम कंसंट्रेट करके नहीं देखते हो, ऐसे सर को हिला हिला के ऐसे करते हुए। ओके, सो दैट इज विजुअल रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ओके, किसी ने आपका नाम ले लिया, अभी क्लास ले रही है, मैं अभी क्लास ले रही हूँ आपको, आप मेरी क्लास में बैठे हुए हो, कोई दूसरे टीचर आ गए आपके, वो बुला रहे हैं, हाँ भाई प्रज्ञा। तो क्या करेगी प्रज्ञा? ऐसे घूम के देखेगी, है ना, मतलब वो जानबूझ के नहीं घूमती, वो एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मतलब ऐसे कुछ स्टिमुलाई आया कान में, अरे किसी ने मेरा नाम पुकारा है, किसने पुकारा होगा, तो ऐसे थोड़ा हेड टिल्ट होता है, ऐसे घूमता है। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्सेस हैं। ये हियरिंग रिफ्लेक्स है, ऑडिटरी, विजुअल, देखने वाले रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन कमिंग टू हैंड ब्रेन, जिसको हम रोम्बेनसेफेलॉन भी कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। आई होप यू रिमेम्बर। भूले तो नहीं हो? भूल गए क्या? ओके, क्या बताया था बेटे मैंने आपको वहां पे? रेगुलेशन के बारे में बताया था, है ना? इफ यू रिमेम्बर। ओके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, a specialized center present in the medulla region of the brain is called as respiratory rhythm center, वो बताया था। फिर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर था, याद है या भूल गए? याद है भाई? आप लोगों को ही पूछ रही हूँ, आप लोगों को ही पूछ रही हूँ मैं। चलो कोई नहीं,
अभी हम लोग देखेंगे हाइंड ब्रेन में क्या क्या है, सेरेबेलम है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। तो और एक चीज, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। तो आपके यू नो ऑप्शंस में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है कि मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, तो आप क्या चूज करोगे, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को चूज करोगे। अगर आपको ऑप्शन में दिया है मिड ब्रेन प्लस पॉन्स फेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो आप वो चूज करोगे, वो बहुत स्पेसिफिक है। ओके, समझ में आ रहा है? अगर आपके ऑप्शन में मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन दिया है तो एज अ ब्रेन स्टेम, तो उसको ये चूज करोगे तुम। तो ब्रेन स्टेम के ऑप्शन में मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के अलावा या फिर साथ में ही अगर मिड ब्रेन दिया है, ओके, मिड ब्रेन दिया है, इसके अलावा पॉन्स वेरोलाई दिया है एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर दिया है, तो ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको थोड़ा मैं स्ट्रेस देके बता रही हूँ। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ मिड ब्रेन हैंड ब्रेन दिया, तो उसको चूज करो। अगर मिड ब्रेन हैंड ब्रेन के साथ मिड ब्रेन टीवी एंड एमओ दिया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स वेरोलाई, तो इसको चूज करो, ठीक है, क्लियर। चलो देन, तो हमारा जो सेरेबेलम है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल सेरेब्रम, मतलब इसके बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज हैं जो सेरेब्रम के जैसे ही हैं। जैसे हमारे सेरेब्रम में दो हेमिस्फीयर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट, तो इसमें भी हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है, एंड इसमें भी कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। जैसे वहां पे वॉलनट के कन्वर्जन्स होते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्जन्स हैं टू अकोमोडेट मोर न्यूरॉन्स, ओके। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम क्यों कन्वर्जन्स होते हैं या फिर क्यों इतने डिप्रेशन होते हैं, क्यों ये ऐसा अपीयरेंस देता है। बेटा, टू इम्प्रूव या फिर आप कह लो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो आप ज्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हो, है ना, ज्यादा न्यूरॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हो, तो इसीलिए। क्लियर? जब मैंने आपको पार्ट एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन का चैप्टर में जब आपको कराया था, तब मैंने आपको बताया था पीसीटी में, ओके, पीसीटी में क्या होता है, वहां पे मैंने आपको बताया था, ओके, वहां पे भी सेल्स होते हैं जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं। तो ब्रश बॉर्डर सेल्स क्यों होते हैं, बिकॉज वहां पे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द रीएब्सॉर्प्शन, ओके। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फर्स्ट स्टेप यूरिन रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो सेकेंड वाले स्टेज में जो रीअब्सॉर्प्शन होता है, पीसीटी में सबसे ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होता है। इसका मतलब वहां पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को, सॉल्ट्स को, जो कुछ भी चीजें हैं उनको रीअब्सॉर्ब कर सके, है ना। तो सरफेस एरिया बढ़ाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाता है टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके अलावा इट कोऑर्डिनेट्स द मस्कुलर एक्टिविटीज एंड बॉडी का इक्विलिब्रियम, ओके, आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम, मतलब आप जैसे ऐसे ठहरे हो, आप भाग रहे हो, ठीक है। आप वो खेलते हैं ना, जब मैं छोटी थी तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खेलती थी, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, ऐसे दो लड़कियां ऐसे क्रॉस में हाथ पकड़ के ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, चक्रा, चक्कर, पता नहीं, मतलब यूजुअली हम लड़कियां खेला करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे, ठीक है। तो हाथों को ऐसा क्रॉस करके सामने, मेरे सामने दूसरी लड़की, और गोल गोल घूमना, ठीक है। तो ऐसे जब आप घूमते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हो जाता है ना, थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है, तो उसको फिर बैलेंस में लाने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, तो उनमें एक है हमारा सेरेब्रम। इसके अलावा आप ईयर में भी पढ़ोगे, ठीक है, जो कॉक्लिया है वहां पे भी आप देखोगे, ओके, जिसको हम कहते हैं लैब्रिंथ, आपको मैं बताऊंगी ईयर आने के टाइम पे, वहां पे भी वो भी हमारा बैलेंस करता है, ठीक है, बॉडी का बैलेंस वो भी करता है ईयर में, एंड देन यहाँ पे सेरेब्रम भी करता है, ठीक है। एंड देन मस्कुलर एक्टिविटीज, जो आप वॉलंटरीली सारे मस्कुलर एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, मसल्स को मूव करना, हाथ हिलाना, डांस करना, ओके, कमर हिलाना, सारे स्टेप्स करना, ओके, लंदन ठुमकड़ा, सारे ठुमकड़े जो लगाते हो तुम, सारी चीजें, okay, it consists of fiber tracts that interconnect different regions of brain, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, सारे इधर उधर के ब्रेन्स को इंटरकनेक्ट करके रखता है। जैसे देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सेरेबेलम ने सेरेब्रम को भी कनेक्ट किया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को भी टच किया है, पॉन्स को भी टच किया है, मिड ब्रेन को भी टच किया है। जैसे ये समझ लो, ये ना एक ऐसे इंटरकनेक्ट रीजन है ऑफ द ब्रेन, सब लोगों के साथ इंटरकनेक्टेड है ये, ठीक है। Then it coordinates the activities of eye, ear and regulates respiration. बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें तो आपको पता ही है ना, मैंने आपको बताया था। हाइंड ब्रेन में अभी अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था, मैंने पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा,
है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद करो भाई। ठीक है, चलो। देन इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हाइंड ब्रेन की बात हो रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है देख लो तुम, तो यहीं से स्पाइनल कॉर्ड की बिगिनिंग होती है, ठीक है। तो यहीं से स्पाइनल कॉर्ड की बिगिनिंग होती है, ठीक है। देन व्हाट इट डज, इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, पेरिस्टालसिस। ओके, अब जिन बच्चों को ये सब, इन सब चीजों के मतलब नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये सारी वर्ड्स ना आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में आने वाली हैं। ओके, बट आपने तो वो पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नए वर्ड्स हैं। कुछ नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सेक्रेशंस मतलब बेटा हमारे पेट में कुछ ऐसे सेक्रेशंस होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं, क्लियर, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, बहुत सारी चीजें। ओके, तो वो सेक्रीशंस हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी रिलीज होता है हमारे पेट में, स्टमक में, ठीक है, ताकि डाइजेस्ट कर सके खाने को। ओके, एंड देन पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इज सीन इन इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, हमारा जो फूड पाइप, मैंने आपको बताया था ना। ओके, तो आपका जो खाना आप खाते हो ये कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, दैट इज ईसोफेगस, वहां से डायरेक्टली स्टमक में जाएगा। जैसे समझ लो ये तुम्हारा माउथ है, ओके, ये माउथ है, तो यहाँ पे फूड पाइप पे जाएगा, एंड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ईसोफेगस में चला गया, तो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इसोफेगस है। अब यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब अब यहाँ पे जो आप खाना खाते हो ना, अभी आपने माउथ में खाना डाला, तो आपके माउथ के अंदर सलाइवा होता है। ओके, सलाइवा होता है, वहां पे सलाइवरी अमाइलेज होता है एंजाइम, वो क्या करेगा, आपके खाने को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, एंड वो एक बोलस बना देगा। मतलब जैसे समझ लो आपका खाना पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा सलाइवा मिला है, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोलस। ओके, अब वो यहाँ पे बोलस बन गया, अब वो बोलस को क्रॉस करके जाना है थ्रू द इसोफेगस। तो ये क्या करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करेगा। जैसे समझ लो यहाँ पे ऐसे बल्ज हुआ, ओके, यहाँ पे बल्ज हुआ, एंड देन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऐसे बल्ज हुआ, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऐसे बल्ज हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसे, ऐसे करते हुए यहाँ पे पास होता रहता है खाना हमारा, एंड आके स्टमक में आके गिरेगा। तो स्टमक में तो बहुत सारे एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो यहाँ पे डाइजेशन होगा। कई मतलब कितना अमाउंट स्टमक में होता है वो तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा ना बेटा, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे ज्यादा होता है। यहाँ पे ड्यूडेनम आता है, ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो डाइजेस्ट होता रहता है फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, वहां से ब्लड में एब्जॉर्प्शन होते रहता है। ओके, एंड देन ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन को जाएगा, एंड एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, इसोफेगस में हो गया, वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट दिखती है, ताकि वो जो बोलस बना है हमारा, वो नीचे की तरफ जाता जाए, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस हो गए, ये सारी चीजें। इट आल्सो कंट्रोल सलाइवेशन, मैंने बताया ना, सलाइवा मतलब, मैं आपको बताती हूँ, यूजुअली आपने सुना होगा, आप जब खाना खाते हो ना, आपको कॉन्शियस से खाना खाना चाहिए। मतलब कैसा, कैसे कॉन्शियस में आप खाना खाओगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ बेटा, जब आप खाना खाते हो ना, तो आपको बताया जाता है, आपके पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ भाई, जब आप खाना खाते हो तो टीवी मत देखा करो। ओके, ऐसे हाथ से लेके उसको टच करके उस खाने को फील करके खाओ, ताकि आपके बॉडी में उसके रिफ्लेक्सेस, जो खाना जब आपके हाथ पे टच होता है ना, तो ये सारे इम्पल्सेस जाते हैं आपके ब्रेन को, आपके मेडुला को। अब आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, ये जो सलाइवेशन है उसको कंट्रोल करेगा। अब जब सलाइवा ज्यादा सेक्रेट होगा, तो जो आप खाना खाते हो वो बहुत अच्छे से बोलस में बनेगा। बोलस जो बनेगा वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू इसोफेगस में जाएगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, आप जब खाना खाते हो तो उसको प्रे करके गॉड को, जो भी है, ओके, आप हाथ से टच करके, और पैर में कुछ नहीं पहनना चाहिए, शूज वगैरह कुछ नहीं पहनना चाहिए, आपके पैर धरती को टच होना चाहिए, ताकि वो भी स्टिमुलस क्रिएट कर सके, उसका प्रेजेंस बताएं, एंड हाथ से धीरे धीरे करके 32 टाइम्स च्यू करके खाना चाहिए। तो खाने का प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है, ताकि सलाइवेशन जब अच्छा हो सके,
तो सलाइवेशन अच्छा होगा तो आपके बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे गलप 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 सारा कुछ ऐसा निगल निगल के खा लेते हैं। अब सारा काम जो आपके माउथ में होना चाहिए था, आपके माउथ में भी सलाइवरी एमाइलेज का एंजाइम होता है, वो पार्शली डाइजेस्ट करके रखता है। जब स्टमक में जाता है वहां पे कुछ अमाउंट का डाइजेशन होता है, फिर वहां पे जाने के बाद वो डिओडेनम में जाता है तो वहां पे भी थोड़ा अमाउंट का डाइजेशन होता है। बट जब आप ऐसे ही निगल लेते हो तो क्या होता है, आपके स्टमक को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ज्यादा एसिडिक कॉम्पोनेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि जो HCl प्रोड्यूस होता है ना, वो ज्यादा एसिडिक बनाना पड़ता है ताकि ज्यादा बहुत बल्कि बल्कि चंक्स हैं, पीसेस हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपने पेट को आराम दें, आपके दांतों को थोड़ा कष्ट दें एंड चबा चबा के खाएं। ठीक है, इसके अलावा बेटा वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सारी चीजें आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा काम करवाता है। ठीक है, हाँ ये बात तो मैंने बता दी थी, पॉन्स वेरालाई की। हाँ चलो, देन नाउ कमिंग टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में आप क्या देखते हो, इट इज एनक्लोज्ड विद इन द स्पाइनल कैनाल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, क्या बताया था मैंने आपको, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है बेटा, ये एक बोन स्ट्रक्चर है, समझ लो, ये बाहर वाला वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बाद यहाँ पे थोड़े मेनिंजेस आते हैं, जैसे आपने ब्रेन के मेनिंजेस देखे ना, सेम उसी तरीके के यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो मेनिंजेस आते हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पियामेटर। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे सारा आपका स्पाइनल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल कैनाल आता है, यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल कैनाल, जो व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, वो सारी चीजें आती हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे आर्टेरियोल्स, वेंट्रियोल्स सारे रहते हैं। ठीक है, सारी चीजें तो यहाँ पे होता है। मेनली आपको बताना चाहूँ तो बाहर वर्टिब्रल कॉलम है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेनिंजेस आते हैं, फिर उसके अंदर यहाँ पे रहता है स्पाइनल कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइनल कैनाल रहता है। ठीक है, तो ऐसा रहता है ये स्ट्रक्चर, दोनों एक ही चीज नहीं है। वेंट्रिकल कॉलम के अंदर, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कैनाल रहेगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई मेनिंजेस। ठीक है, हाँ मुझे और एक बात बतानी थी बेटा आपको, जो आपने देखा था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जहां पे व्हाइट मैटर अंदर था, ग्रे मैटर बाहर था, उसका ऑपोजिट आप देखोगे कहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होके पूरे स्पाइनल कॉर्ड तक ये ऐसा ही रहता है। कैसा रहता है, ऑपोजिट टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वहां पे व्हाइट अंदर था, ग्रे बाहर था मैटर। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या शुरू होगा, ग्रे इनर रहेगा, व्हाइट बाहर रहेगा। ठीक है, तो व्हाइट मैटर बाहर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे बच्चे ना भूल जाते हैं याद रखने को, तो प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखो। ठीक है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां पे मैंने आपको बताया था व्हाइट मैटर, जिसमें माइलिन है, फैटी कंपोनेंट है, वो अंदर होते हैं, ग्रे बाहर। बट मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे अंदर, व्हाइट मैटर बाहर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट द इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे कुछ भी कैसे भी इम्पल्सेस हो, बेटा आपको पता है हमारे तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन से जो भी स्टिमुलाई आया है वो कंडक्ट होंगे थ्रू द इम्पल्सेस। इम्पल्सेस देखो बेटा सिंपल है, एक सिग्नल है। ओके, जैसे समझ लो इलेक्ट्रिक करंट जैसा पास होता है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल, तो ऐसा एक सिग्नल है, तो उसी को हम हमारे बॉडी में कहते हैं इम्पल्स। तो कंडक्शन मतलब पास होना एक जगह से दूसरी जगह, तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इसे एक्चुअली टू एंड फ्रो होना चाहिए, यानी यहाँ पे 50 में फ्रॉम आ गया, टू एंड फ्रो। ठीक है, चलो देन सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, हमारे स्पाइनल के भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना हेड के, एंड देन ऑडिटरी रिफ्लेक्स। हेड का कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरे पास एक किताब है, ठीक है, अभी मैं आपको क्या करूंगी, किताब ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे थोड़ा करीब आ जाऊंगी, आंखों को ऐसे छोटे करूंगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके विजन के रिफ्लेक्सेस हैं। ठीक है, ये आप जानबूझ के नहीं करते, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने पुकारा तो तुम देखोगे अरे किसने पुकारा, कौन है, क्या हो रहा है। ओके, तो ऐसा जो आपका एक्सप्रेशन होता है ना, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स, और जो देखने वाला विजन रिफ्लेक्स, तो इसी तरह स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस तुम सोचो बैठ के कैसा हो सकता है। ठीक है, तो स्पाइन के भी रिफ्लेक्सेस रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बता रही थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
ठीक है, तो हमारे ब्रेन में सीएनएस एंड पीएनएस होता है। तो सीएनएस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस में आता है। तो बात की जितने भी चीजें हैं वो सारी पीएनएस में आएंगी। तो पीएनएस में क्या इंक्लूड होगा, क्रेनियल नर्व्स एंड देन स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स रहेंगे, स्पाइनल नर्व्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो तुम, क्रेनियल नर्व्स में कौन से हैं, स्पाइनल नर्व्स में कौन से हैं। क्रेनियल में ऑल्फैक्टरी, ओके, जो स्मेलिंग के होते हैं, ऑप्टिक, ओके, ट्रॉक्लियर, ये सारे दी गई हैं यहाँ पे। इतना ज्यादा तुमको डेप्थ में जरूरत नहीं है, बट तुम इतना देख लो, एग्जाम्पल के लिए 2-3 याद रख सकते हो, इतना काफी है। ठीक है, जैसे फेशियल नर्व याद कर लो तुम, या ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, इजीली याद रहेंगे आपको फॉर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स में क्या आएगा, सर्विकल प्लेक्सस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी प्लेक्सस क्या है, अभी के लिए तुम यहाँ पे इतना देख लो। ये सर्वाइकल प्लेक्सस है, ब्राकियल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्लिडियल। ओके, तो ये सारी प्लेक्सस होती हैं। ठीक है, तो ये पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब नर्व फाइबर्स ऑफ पीएनएस और ऑफ टू टाइप्स के यहाँ पे नर्व फाइबर्स होते हैं, एक एफरेंट, एक इफरेंट। हमने इसके अलावा एफरेंट इफरेंट कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, कहाँ पे पढ़े थे हमने, एफरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस को जा रहा था, ओके, ग्लोमेरुलस को ब्लड लेके जाने वाला एफरेंट था, ग्लोमेरुलस से लेके आने वाला इफरेंट था। ओके, एफरेंट मोटा था, इफरेंट पतला था, इसीलिए ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। जब ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या हुआ, उसके सराउंडिंग में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर था जिसको हम कहते थे बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में पोरोसाइट सेल थे, उन पोरोसाइट्स के बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट था। तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर क्या हो गया, सारे कंपोनेंट्स अनबयास्ड, बिल्कुल नो बयास, मतलब वहां पे इसको रखूंगा इसको नहीं रखूंगा ऐसा कुछ नहीं सोचता था, बहुत हाई प्रेशर था। तो क्या हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए, फिल्ट्रेट बन के हमारे ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में चले जाते थे। ठीक है, तो अब ये जो बोमन्स कैप्सूल में जाते थे, कौन कौन जाते थे, सारे ही जाते थे एक्सेप्ट मैं आपको बताए थे प्रोटीन्स, जैसे कुछ एल्बुमिन्स हो गए। ओके, कुछ प्रोटीन्स होते थे वो नहीं जाते थे। तो प्रोटीन्स के अलावा ओके होते थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक आरबीसी। ठीक है, तो ये इनके अलावा बाकी सारी चीजें बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर वो अंदर चली जाती थी। ठीक है, हाई प्रेशर में वो अंदर चली जाती थी। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो वहां पे आपने देखा था एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफेरेंट आर्टीरियोल, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एफरेंट फाइबर्स एंड इफेरेंट फाइबर्स। ठीक है, एफरेंट मींस दैट इज ब्रिंगिंग द इम्पल्सेस टू द सीएनएस। अगर आपको स्टिमुलाई हुआ, ओके, किसी ने आपको टच किया तो आपको टच कैसे फील होगा, आपकी स्किन में टच रिसेप्टर्स होंगे, वो टच रिसेप्टर्स इम्पल्सेस जनरेट करके आपके सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को मैसेज पहुंचाएंगे। ओके, तो ये जो लेके जा रहे हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को, इनको हम कहते हैं एफरेंट। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अब जो जाएगा ना, हाँ भाई किसी ने छुआ तो तुम क्या करोगे, ऐसे मुड़ के देखोगे ना, जो तुम मुड़ के देखते हो दैट इज इफरेंट आर्टीरियो, सॉरी इफरेंट फाइबर। ठीक है, तो वो जाता है, कैरी करता है इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स और ग्लैंड्स। अगर मसल में जा रहा है तो तुम ऐसे मुड़ के देखते हो। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब पीएनएस हैज 2 डिविजन्स। ओके, 2 डिविजन्स हैं पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसको भी हम लोग देखते जाएंगे अभी। तो आई वांट टू टेल यू कि ये जब मैं चैप्टर खत्म करूंगी ना, तब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगी। ओके, फ्लो चार्ट में आप देखोगे कि हाँ भाई किधर पीएनएस आएगा, पीएनएस में क्या क्या आएगा, ओके, फिर क्या होगा, ऑटोनोमस में क्या होगा, कैसे क्या होगा, पूरा फ्लो चार्ट दूंगी, अब मुझे याद दिलाना। ठीक है, मैं अपने हाथ से लिख के फोटो निकाल के आपको बताऊंगी। चलो अब देखेंगे हम लोग सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमैटिक में क्या होता है, इट रिलेज, मतलब ट्रांसपोर्ट्स या फिर कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। ओके, ये तो हमने पढ़ के आए हैं, है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बिल्कुल पक्का समझ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो भी हमारे न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्सेस को पास ऑन करते हैं, कंडक्ट करते हैं टू द मसल फाइबर। मसल फाइबर इज अ मसल सेल। ठीक है, एक मसल होता है, मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होता है। ओके, मसल फाइबर के अंदर थिन एंड थिक फिलामेंट होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो मसल फाइबर में
इम्पल्स ट्रांसफर होगा वहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वहां पे ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट होते हैं इम्पल्सेस, वहां से कैल्शियम का इफ्लक्स होता है, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब जो एक्सॉन का टर्मिनल है जो मसल फाइबर को अटैच हो रहा था, उसके बीच में एक जंक्शन होता है जिसको हमने कहा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे फैल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इम्पल्स ट्रांसमिट होता है या फिर रिले करता है। क्लियर? चलो, तो आपको क्या समझ में आया? जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, इट रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। मतलब क्या हो रहा है, समझ लो आपका दिमाग बोल रहा है कि अरे, आप रास्ते में कहीं चल के जा रहे हो, आपकी फ्रेंड दिख गई। ओके, कैसी फ्रेंड दिख गई? आपकी नर्सरी की फ्रेंड या फिर प्राइमरी स्कूल की फ्रेंड। अब आप बोलोगे अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, इसको तो मैंने देखा है, मुझे पता है। अब तुम क्या करोगे? अरे रक्षिता हाय, तुम ऐसे करोगे ना, तो ये क्या है, एकदम से तुम्हारे इम्पल्सेस सीएनएस से तुम्हारे आपके जो हाथ के स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो बोन के साथ अटैच्ड हैं, उन मसल्स को गया, उससे तुम क्या करोगे, हाथ ऐसे वेव करते हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देन ऑटोनोमिक, या फिर तुम कह लो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। बेटा मैं कॉमनली कहूँ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गए, लिवर हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये तो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है ना, डेफिनेटली इनवॉलंटरी है। तुम उनको कमांड नहीं कर सकते, तुम अपने दिल को नहीं बोल सकते कि हाँ भाई तुम धड़क रहे हो, अभी रुक जाओ, धड़कना बंद करो। अच्छा मेरे इंटेस्टाइन, तुमने अभी खाने को क्या किया, डाइजेस्ट किया, अभी डाइजेस्ट करना बंद करो। यू कैन नॉट कमांड, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती। अगर बॉडी तुम्हारी सुनती ना, तो वो बिल्कुल डिसीज फ्री होती। तुम क्या बोलते तुम्हारी बॉडी को, अरे मुझे तुम कैंसर जैसा डिसीज लाओ, कोई नहीं कहेगा। हमारी बॉडी हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। तो ये ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या है, सारे इंपल्सेस हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को जाते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारी मेटाबॉलिक फंक्शंस या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी एएनएस में दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, ये जब भी आए आपको एक चीज पता होना चाहिए। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक जब भी आपके सामने दिखे, तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, जो सिंपैथेटिक है वो इमरजेंसी में बनते हैं। ठीक है, इमरजेंसी में ये यहाँ पे इम्पल्सेस जाते हैं। मतलब कैसे मैम, कौन सी इमरजेंसी? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे क्लास में लड़कियां हैं, क्लास सुन रहे हैं मेरा, जैसे सुना हो गया, प्रज्ञा हो गया, तो समझ लो कोई कॉकरोच से डरता है। तो अभी जैसे ही जिसने उसने डॉर्म में, अपने डॉर्मेट्री में कॉकरोच देख लिया, वो कहेगी अम्मा कॉकरोच बचाओ। ठीक है, ऐसे चीख मारेगी ना, तो वो क्या है, वो इमरजेंसी है। मतलब आपके बॉडी ने क्या किया, मैसेजेस या फिर इम्पल्स समझ लो, भेजा हमारे इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को। ओके, तो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को भेजा, तो वहां से क्या हो रहा है, जैसे समझ लो ये इमरजेंसी नर्व्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वैसे तो कॉकरोच को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, ठीक है, लेकिन बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है, इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशंस में भी ये नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होता रहता है। बट सिंपैथेटिक ओनली इन द इमरजेंसी केसेस। और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे समझ लो बेटा, आप वो रोलर कोस्टर खेलते हो ना, आपको पता है रोलर कोस्टर? ठीक है, तो वो झूले बेटा, बड़े बड़े जो झूले होते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा के आप आ करके चीखते हो, यस यस। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में ना वो आपकी पूरी फिजिक्स अप्लाई होती है आपकी बॉडी में। जैसे पेट में बटरफ्लाईज आते हैं, ऐसा फील होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम ऊपर से नीचे जाते हो तो आप चीखते हो, तो वो क्या है, आपकी बॉडी ना, आपके बॉडी में जो नर्व्स हैं वो इमरजेंसी सिग्नल देते हैं। क्यों? ऐसा लग रहा है कि अरे मैं गिर रही हूँ, अभी मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं मर ना जाऊं, तो ऐसी फीलिंग आती है। जो ऐसी फीलिंग आती है ना, तो इसमें थोड़े थोड़े हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन है वो रिलीज करता है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो इसको कहते हैं एड्रेनलिन रश। मतलब हाँ भाई, जोश जोश में कर दिया, जोश जोश, तो दैट इज एड्रेनलिन रश। ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कभी कभार हैप्पी फीलिंग देते हैं, कभी कभार डर की फीलिंग देते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना ऋतिक रोशन, डर के आगे जीत है, तो वो भी कब होता है, जैसे एड्रेनलिन रिलीज हो गया, तुमने करके आ गए। ओके, अभी तुमने रोलर कोस्टर कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो अब क्या करेगा, हैप्पी फीलिंग आएगा ना तुम्हारे को। वो क्या है, वो डर के आगे की जीत है। ओके, चलो बस ऐसे मजाक कर रही थी आपको। याद रखो सिंपैथेटिक इन द केस ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है, अब देखो,
पहले हम लोग सिंपैथेटिक की बात करते हैं। जैसे इट प्रिपेयर्स बॉडी टू कोप अप विथ स्ट्रेस, इमरजेंसी एंड डेंजर। ठीक है, जैसे आप देख लो, अब जब बहुत, मैंने बोला ना रोलर कोस्टर में बैठे होते हो तब क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तुम चीखने लगोगे, तुम घबराने लगोगे। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के नर्व्स का काम है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी इमरजेंसी हो तो उसको भी कोप अप करने के लिए, जैसे मैंने आपको होमवर्क करने को बताया था, आपने नहीं करके आए तो क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। देन अभी हम आते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहाँ पे क्या होता है, इट रिटर्न्स द बॉडी टू अ रेस्टिंग स्टेट। ओके, आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। समझ लो अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो खत्म हो गया, रोलर कोस्टर भी खत्म हो गया, तुमने एंजॉय भी कर लिया। अब क्या करोगे, तुम जिंदगी भर रोलर कोस्टर में ही बैठे रहोगे क्या? नहीं ना, वहां से बाहर भी आओगे, उतरोगे, तुम नॉर्मलाइज करोगे अपने बॉडी को। तो इट मीन्स व्हाट, इट रिटर्न्स द बॉडी टू अ रेस्टिंग स्टेट आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड स्लोज डाउन द हार्ट बीट एंड डायलेट्स आर्टरीज एंड लोअर्स द बीपी। यहाँ पे जो जो बढ़ा था वो वहां पे कम हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे नॉर्मलाइज कर रहा है। ठीक है, अभी आपको बेस्ट चीज यहाँ पे ना मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो यहाँ पे डायग्राम दिया है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड सिम्पैथेटिक नर्व्स, इनको याद रखो। यूजुअली पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, सिम्पैथेटिक को फाइट और फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन डीपीपीस में पूछा जाता है। ठीक है, सिम्पैथेटिक नर्व्स जिससे फाइट और फ्लाइट, एंड पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं, देखो ये ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं। जैसे समझ लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं प्यूपिल्स को, ये डायलेट करते हैं। इसकी फोटो ले लो बेटा या फिर लिख लो। ठीक है, हमारे सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक है, स्लो करते हैं हार्ट बीट को, सिंपैथेटिक इंक्रीज करते हैं। ओके, एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टमक, यहाँ पे इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर, यहाँ पे उसका ऑपोजिट। तो ऐसे ही करते करते आप देखते जाओगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लैडर, यहाँ पे रिलैक्स होगा। ओके, प्रमोट द इरेक्शन ऑफ जेनिटल्स, यहाँ पे इजैकुलेशन एंड वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस। तो ऐसे करके कुछ चीजें हैं। ठीक है, हो गया बेटा, अभी क्लास खत्म करेंगे 2 मिनट में, जस्ट हैव पेशेंस। अभी तुम देखोगे यहाँ पे विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस। ठीक है, याद रखो, विसरल नर्वस सिस्टम भी पीएनएस का पार्ट है, सीएनएस का नहीं है। तो इसमें क्या है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। बहुत बच्चों को डिफिकल्ट होता है समझने में कि गैंग्लिया क्या है, प्लेक्सस क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन दी है, इसको रट लो या फिर लिख लो, याद रख लो, पता नहीं, जो चाहे कर लो। तो देखो अभी यहाँ पे। ओके, तो it includes ganglia plexus by which impulses travel from CNS to the viscera and from viscera to CNS. ठीक है, तो देखो गैंग्लिया क्या है, it is a nerve cell cluster or a group of nerve cell bodies located in the autonomic neural system. ठीक है, जिसे समझ लो ये एक बेटा नर्व सेल का क्लस्टर है। ओके, नर्व सेल का क्लस्टर है। बट नर्व प्लेक्सस क्या है, नर्व प्लेक्सस अ प्लेक्सस ऑफ इंटरसेक्टिंग नर्व्स, या फिर अब कह लो ब्रांचिंग ऑफ नर्व्स। ठीक है, ब्रांचिंग होती है यहाँ पे बस क्लस्टर होता है गैंग्लिया में। ठीक है, मैं इसका ना आपको पिक्चर लेके आऊंगी बेटा नेक्स्ट क्लास में, आई विल ब्रिंग द फोटो ऑफ इट सो दैट यू गेट द क्लियर आइडिया। ठीक है, अभी के लिए तुम डेफिनेशन लिख लो। ओके, क्लस्टर ऑफ नर्व सेल इज गैंग्लिया, प्लेक्सस आर द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द इंटरसेक्टिंग नर्व्स। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग नर्व्स होते हैं ना, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जानते हैं, तो उनके अंदर ब्रांचिंग, जिसे समझ लो बेटा ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट होके आ रहा है ब्रांचिंग, तो इसको हम कहते हैं प्लेक्सस। गैंग्लिया इज अ सेल क्लस्टर। ठीक है, ये सेल क्लस्टर है गैंग्लिया। क्लियर, चलो, so that's all, we'll complete the reflex action and all these things tomorrow. बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। The nerves carrying impulses to CNS are known as, कि CNS को कैरी करने वाले इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? टू CNS, we are talking about टू CNS. Yes, सो गए क्या भाई? टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास को भी जाना है, जल्दी बताओ। ओके, afferent. ठीक है, तो nerves carrying impulses to CNS is afferent, away from CNS is efferent. ओके, अवे लेके जाने को आप मोटर भी कह सकते हो।
ठीक है, दूर लेके जाने वाले को मोटिव भी कह सकते हो, इफेरेंट भी कह सकते हो, सीएनएस को लेके आने वाले को आप सेंसरी भी कह सकते हो, एफेरेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हम लोग कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो या फिर यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। एनी डाउट्स? Okay.